हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, अब देखो इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को समझना बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ते आए हो, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर इंडिया फॉरेन पॉलिसी को आप मल्टीपल डायमेंशंस पे समझ रहे हैं। आपने देखा कि नॉन अलाइनमेंट को लेकर किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्या है नॉन अलाइनमेंट, वो सारी चीजें। फिर आप देखते हैं कि जो हमारे रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ रहे, जो कन्फ्लिक्ट्स रहे, जो पीस प्रोसेस रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हमारी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हमने किस तरह से टैकल किया, दैट वी हैव स्टडीड। नाउ द अनदर टॉपिक इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब यहां पे देखो चीजें सिंपल है कि न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसे लेकर क्या स्टैंड रहा है इंडियन गवर्नमेंट का व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी। मतलब आप देखोगे आपकी बुक क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बुक 1 जो है आपकी कोल्ड वॉर एरा वाले टाइम पीरियड वाला जो चैप्टर पढ़ा है आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो बुक 1 के चैप्टर 1 में आपने डिस्कस किया है बहुत सारी ट्रीटीज, तरह तरह की एनपीटी वगैरह, ठीक है, ये सारी ट्रीटीज साइन करवाई गई थी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ताकि क्या हो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। अब आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो होगी, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी आएगी। तो इंडिया की क्या पॉलिसी रही है व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी, वो चीज आपको यहां जानने को मिलेगी। क्लियर है? देखो, तो नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगी क्या कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो उन्हें क्या है, पर्सन विथ साइंटिफिक टेम्परामेंट माना गया है कि हाँ वो साइंस टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते थे, मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखते थे। ठीक है, फॉर रैपिडली बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, एम्फेसिस किया। ठीक है, अब वहीं पे आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of होमी जे भाभा। ठीक है, अब देखो तो आप अगर यहां पे चीजों को समझेंगे, क्या है कि इंडिया आजाद होगा, ठीक है, अभी आजाद नहीं हुआ, 1940s की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को आजाद होगा तो डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एनर्जी से ही तो सारा विकास हो रहा है ना। तो एनर्जी से कैसे कि आपके पास एनर्जी रहेगी तब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो सारा काम होगा। अब तरीके होते हैं अलग अलग, एक ट्रेडिशनल तरीका कोल जला रहे हैं, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो उस समय पे और आज भी मॉडर्न ही है, वो तरीका क्या था कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करें, पीसफुल पर्पस से, मतलब हथियार नहीं बना रहे हो आप, एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पार्ट पे अगर आप देखोगे, उस पॉइंट पे फोकस करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बात करी क्या कि वी शुड गो फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। वेपन्स की बात नहीं हो रही कहीं से, और ये काम स्टार्ट भी होता है 1940s में अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ठीक है, अब क्या होता है, इंडिया एंड इट्स न्यूक्लियर डिमांड। तो अब इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसकी न्यूक्लियर डिमांड क्या थी, सिंपल सी थी, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। हमें हथियारों में कोई शौक नहीं था, हथियारों का कोई हमें ऐसा मोह नहीं था कि हमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन बनाना है, जैसा यूएसए ने बनाया, जैसा यूएसएसआर ने बनाया। उस समय पे यही थे, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, इन देशों ने जिस तरह से बनाया, हमें वैसे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। ठीक है, Nehru was against the nuclear weapons. In fact, our Prime Minister Jawaharlal Nehru was against the nuclear weapon. Why? तो उसका सीधा सा कारण है, जवाहरलाल नेहरू क्या है, नॉन अलाइनमेंट में विश्वास रखते थे। उन्हें पता है कि होड़ चली हुई है किस तरह से कि हम भी हथियार बनाएंगे, हम भी हथियार बना के रखे जा रहे थे। उस पैसे से क्या किया जा सकता था, डेवलपमेंट किया जा सकता था, खास करके इंडिया जैसे देश के लिए। ठीक है, एंड ही वाज आइडियलिस्ट। उन्हें तो ऐसा था कि विकास चाहिए कुल मिला के, और हथियार बना के ऐसा नहीं है कि आप क्या कर पाओगे, डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो कोई भी लीडर जो रहता है ना, उसके जो एक्शंस रहते हैं, उसके स्टेप्स जो रहते हैं, हम क्या करते हैं, बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, उस टाइम फ्रेम को अगर चीजों को समझे तो ऐसा लगता है कि शायद वहां पे वो चीज सही रही होगी। गलत भी होती है, काफी बार गलत होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम समझे तो वहां पे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का मूड कैसा था कि न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। एंड व्हाई ही वाज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, तो रीजन इज सिंपल, आर्म्स रेस लगी हुई है, हथियार बनाए जा रहे हैं, और हम किसी ब्लॉक में नहीं थे, हमें हथियार की जरूरत नहीं थी। हमने अपना आइडिया क्लियर कर दिया था क्या कि नॉन अलाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, पीस इस्टेब्लिश करना। दोनों जो ब्लॉक्स है उनके बीच में जो कह सकते हैं कि कंफ्लिक्ट्स आ रहे हैं ना, उनको रिजॉल्व करवाना है। और आप भी अगर न्यूक्लियर वेपन बनाओगे तो आप क्या है, उस कंफ्लिक्ट में एक और रंबल रेस बन जाएगी, वहां पे एक तीसरा और कैंडिडेट आ जाएगा।
ठीक है। तो उसके चलते क्या है, जवाहरलाल नेहरू का सीधा सा कहना था कि न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। देयरफॉर वी प्लीडेड विद दी सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हम तो क्या बोलते थे कि इतना बना के जो रखा है इसको फोड़ो फाड़ो दिवाली पर खत्म करो, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट की बात करते थे कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें भी क्या कर देना चाहिए, एक तरह से डिसआर्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो वर्ल्ड में पीस इंश्योर कर सकते हो। और फिर क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड हुआ, जिस भयानक तरीके से एंड हुआ, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए, तो उसे यह समझ में आ गया कि ये जो हथियार बनाए हैं इनका इस्तेमाल तो अगर दूसरी बार और हो गया, ठीक है, और उसके बाद में जिस स्केल पे उसको पाइलअप किया था, स्टॉकअप किया करके रखा था न्यूक्लियर वेपन को, उस लेवल पे अगर क्या होता है इस्तेमाल हो जाएगा तो विश्व नहीं बचेगा। पता लग रहा है मार्स वार्स को भी खत्म कर दोगे आप अर्थ पे से। तो इस तरह से क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था, उसके चलते हमारे लीडर्स जो थे दे वर नॉट इन द मूड टू हैव न्यूक्लियर वेपन। ये तो हो गया आइडियलिस्ट पार्ट, ठीक है, ये आइडियलिस्ट पार्ट हो गया कि यस वी थॉट फॉर द मैनकाइंड, वी थॉट फॉर द पीस, और उसके चलते हमने कभी न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात ही नहीं की है। हमारा पड़ोसी, ठीक है, चंट चालाक चाइना, सी, ठीक है, तो अब क्या है, कम्युनिस्ट चाइना जो है, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964 में इन्होंने फोड़ दिया लेकिन फटाका। अब क्या होता है, तो यहां पे आप देखो कि चाइना जो है 62 में हम लड़ाई लड़े, अच्छा हुआ हम लड़ाई लड़े जब इसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, वैसे यूज नहीं करते, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, तो डिटरेंस अलग रहता फिर उस समय पे। 62 की वॉर के बाद में 64 में इन्होंने क्या कर लिया, न्यूक्लियर वेपन जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो यहां से एक पॉइंट आ गया, मतलब यहां से एक पॉइंट आ गया, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बात करें लेकिन नहीं, ठीक है, अभी तक तो जो था ठीक था, बढ़िया था, एशिया जो है तो पीसफुल रीजन में आ रहा था कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे भी न्यूक्लियर वेपन बनने लगे हैं, ठीक है, इनफैक्ट हमारे पड़ोस में बने और पड़ोस में भी उस पड़ोसी ने बनाया जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो इसके चलते क्या है कि कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनना चाहिए। द 5 न्यूक्लियर वेपन पावर, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, ठीक है, यही 5 देश जो है, और ये क्या है, तो आप जैसे देखेंगे तो 5 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, इनके पास वीटो पावर होती है। तो ये 5 पहले से पावरफुल थे और इन 5 के पास में क्या है, न्यूक्लियर वेपन भी आ गया। तो ये तो ऐसा हो गया कि इन 5 की हेजेमनी हो गई है व्हेन इट कम्स टू दी वेपन्स, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन्स, इन 5 की हेजेमनी होगी, डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिए, ठीक है। तो अब क्या देखो, ये 5 देश जो थे ना, अब इन्होंने देख लिया, चलो अपन ने अपनी व्यवस्था कर ली, अपने पास हथियार है बहुत, अपने सब कोई नहीं लड़ेगा, अपने को कोई आंख नहीं दिखा सकता, न्यूक्लियर वेपन रखा है, न्यूक्लियर वेपन दिखा देंगे अपन। तो उसके चलते क्या होता है, उसके बाद में जैसे आप देखोगे तो दीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ट्राइड टू इंपोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, कुछ करण अर्जुन सा लग रहा है, ठीक है, एनपीटी अगर डेट लिखी है यहाँ पे 68, ठीक है, तो कुछ करण अर्जुन से जैसे लग रहा है, हमने कहां पढ़ा है एनपीटी, तो आपको अगर ध्यान हो तो बुक 1 के चैप्टर 1 में लास्ट में जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हैं उनके बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने आपको बताया था। तो अब देखो क्या है, इन 5 देशों ने तो क्या है कि भैया अपनी व्यवस्था हो गई, अपने पास बहुत हथियार, अपन किसी को भी डरा सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक ट्रीटी लाते हैं, अब अपन ऐसी बात करते हैं कि ये वेपन बहुत खतरनाक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो इनको अब क्या कर देना चाहिए, हमें खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आए कि प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान करो ट्रीटी को, मैंने क्या बताया था, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो एनपीटी को साइन करेगा तो हम उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में मतलब क्या है कि एनर्जी के लिए चाहिए, चलो हम मदद करेंगे। कौन, ये 5 देश बोल रहे हैं। लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी साइन कर लोगे, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप हथियार नहीं बनाओगे, ठीक है, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हो। 1968 में ट्रीटी आई, 70 से लागू होती है और पहले 95 तक ही थी, ठीक है, पहले 95 तक ही थी ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन 5 देशों ने, ठीक है, ये चालाक थे, इन्होंने एनपीटी जैसी ट्रीटी लाए। अब इंडिया क्या है, इंडिया उनसे ज्यादा चालाक था। हमने समझदारी क्या दिखाई, हमने अपोज करा इस चीज को। अब इंडिया ने अपोज क्यों किया वो पॉइंट भी समझो। देखो कहानी समझ में आ रही है ना कि न्यूक्लियर पॉलिसी किस तरह से हमारी, मतलब ये न्यूक्लियर वाला जो एंड है, न्यूक्लियर वाला जो पार्ट है, उस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इन जनरल हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी रही है हमारी। तो पहली बात तो हम कि न्यूक्लियर वेपन के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन जब हमारे पड़ोस में बैठा हमारा दोस्त, ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला कंसेप्ट है, तो चाइना दोस्त है जैसा भी है, ठीक है, पीसफुली अगर वो शांति से रहता तो हम भी शांति से रहते, लेकिन उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए। अब उसने न्यूक्लियर वेपन बनाई तो हमें चिंता हुई, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियर स्टेट्स थे उन लोगों ने इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी लेके आए, ठीक है। इंडिया ने अपोज क्यों किया पता है, इंडिया ने अपोज इसीलिए किया क्योंकि इंडिया को ये डिस्क्रिमिनेटरी लगी। कैसे, तो इंडिया हैज अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज aimed at non-proliferation since they were selectively applicable। अब क्या बोल रहे हैं कि ये 5 देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके पास तो रहेंगे, बाकी दुनिया में अब कोई दूसरा देश क्या है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ये 5 देश जो अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज aimed at non-proliferation since they were selectively applicable
टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 5 जो न्यूक्लियर पावर थे उनकी लेजिटिमेसी हो जाएगी, उनकी लेजिटिमेसी हो जाएगी। तो बहुत सारे देश लेकिन जो थे छोटे मोटे देश, उन्हें ऐसा लगता था कि यार अपने को क्या ही करना है न्यूक्लियर वेपन का, क्या करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है, तो उसके चलते बहुत सारे देशों ने बोला अपन तो एनपीटी साइन करते हो, न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो मिल जाएगी, विच वॉज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सब मरे जा रहे थे, तो एनपीटी बहुत सारे देशों ने साइन कर दी, लेकिन कुछ देश जो थे, इंडिया ने अपोज किया। देखो, इंडिया के पास अपना वैलिड आर्गुमेंट था कि चाइना जो है हमारा दोस्त अब रहा नहीं है। ठीक है, तो चाइना जो है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, हम किसी शर्त पे नहीं करेंगे, ये अंदर की बात। लेकिन जो पॉइंट हमने रखा, वो पॉइंट क्या रखा हमने, सीधा बोला कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी कैसी है कि आप 5 देश आप करो सब कुछ आपके लिए और हमारे लिए कुछ नहीं। तुमने बोल दिया कि या तो ऐसी ट्रीटी लाओ कि वो आपके भी हथियार खत्म करो, ठीक है, आपके भी हथियार खत्म करो। लेकिन यहां पे क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन तो एक तरह की डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, तो हमने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया कि नहीं करेंगे साइन। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर दूसरी चीज क्या, अब हमने मना बोला तो पाकिस्तान हाँ कैसे बोल देगा, पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं करी, इजराइल ने साइन नहीं करी, नॉर्थ कोरिया साइन नहीं करे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ देशों ने एनपीटी साइन करने से मना बोल दिया। देयरफॉर इंडिया वेंट ऑन फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसी के चलते इंडिया ने बोला हम तो हथियार बनाएंगे, हम तो एनपीटी साइन नहीं कर रहे, तुम्हें मदद नहीं देना है मत दो, ठीक है, लेकिन हम तो हथियार बनाएंगे। तो फिर क्या, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 एंड इट वाज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। इसका कोड नेम क्या था पता है, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है, तो स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम क्यों रखा पता है, देखो कहानी समझो, कैसे वर्ड्स जो होते हैं ना, चिलिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कि चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। अब हमें पता था कि हम न्यूक्लियर वेपन जैसे ही बनाएंगे ना, पाकिस्तान के लोगों को खाना पीना छोड़ देंगे, उनको डर लगेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डर लगेगा ही लगेगा। उसी के साथ साथ क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जो 5 न्यूक्लियर वेपन बन के बैठे हैं, ठीक है, उस टाइम तक शायद 74 तक आई गेस इजराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन पा लिए थे। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि नहीं, इजराइल ने नहीं पाया था इस समय तक, हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे तो वो जो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो वो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो क्या है, आग बबूला हो जाएंगे। ठीक है, आग बबूला हो जाएंगे। अब वो स्टेट्स आग बबूला हो जाएंगे, तो हमने क्या सोचा कि थोड़ा सा उनको अपील किया जाए, उनको थोड़ा सा उनको क्या किया जाए ऐसा कि आग बबूला ना हो। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो पीसफुल एक्सप्लोजन है। ठीक है, पराकाष्ठा, मतलब आप उसका वो देख रहे हैं डुअलिस्टिक नेचर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या बोल दिया, हम हथियार बना रहे हैं लेकिन शांति के लिए बना रहे हैं, हम तो पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम दिया। ठीक है, इनफैक्ट इट वाज कोड नेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम रखा। पोखरण जो है राजस्थान में, वहां पे पहला हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोड किया। फाइन, अब जैसे आप बोलोगे सर ये सक्सेसफुल था फेलियर था, तो इसको हम पार्शियली सक्सेसफुल कहेंगे। और अब ये जो टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड में क्या होता है, ये टाइम पीरियड में अगर जैसे देखोगे तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सही टाइम पीरियड नहीं था ये। क्यों? क्योंकि द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जैसे आप देखोगे अरब इजराइल वॉर चल रहा था, अब लोग इजराइल और अरब में लड़ रहे हैं वो, ठीक है, हमें क्या लेना देना, तो उसके चलते ऑयल क्राइसिस थे। अभी इस समय तक इजराइल ने नहीं बनाया है क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो अब क्या है, ऑयल क्राइसिस थे उस समय तक। अब ऑयल क्राइसिस जैसे कि अरब कंट्रीज जो हैं तो इजराइल के साथ लड़ने में लगे हुए हैं, ऑयल सप्लाईज आई नहीं है, डिस्ट्रप्शन हो गया है, तो उसके चलते क्या ऑयल क्राइसिस थे, तो हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी भी क्या डामाडोल हो रही थी। फिर क्या, इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल, ये इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा। मेनी एजिटेशंस वर गोइंग ऑन इन द कंट्री अराउंड दिस टाइम। अब क्या है, बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। आप चैप्टर 6 पढ़ोगे ना, जब आप चैप्टर 6 पढ़ोगे तब आपको चीजें और क्लैरिटी से मिलेगी कि हाँ इस समय पे क्या हो रहा था कंट्री में। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे डोमेस्टिक लेवल पे, बहुत उथल पुथल थी। तो देखो 2 एंगल होते हैं, एक तो क्या है जो गवर्नमेंट की प्रशंसा करेंगे, मैं दोनों पॉइंट बता रहा हूं। देखो आई एम ए न्यूट्रल, ठीक है, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी होगी, अपने घर पे होगी। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं और मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूं कि आप तय करो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यहां पे अगर जैसे हम देखें तो ये पीरियड डिफिकल्ट पीरियड था और इस पीरियड में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना क्या है, आप एक तरह से देखोगे तो गलत भी साबित हो सकता है कि मतलब आप दूसरे मुद्दों पे ध्यान दो ना, लेकिन वहीं पे आप देखोगे न्यूक्लियर टेस्ट करना गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज क्या है, महंगाई बढ़ रही है, आज आप देखो कि समस्याएं हैं बहुत ज्यादा, और इस बीच में आप क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दोगे, तो आप क्या करोगे, आप एक वो ले लोगे ना कि मतलब आपने एक्ट ऑफ हीरोइज्म से जो दूसरे प्रेसिंग इश्यूज थे उसकी तरफ से मुद्दा क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं 74 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना जो है
तो वो एक तो ये था कि गवर्नमेंट अपने क्रिटिसिज्म को बचाना चाह रही थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि लोग ये बोलते हैं कि नहीं उस समय जरूरत थी हमें, क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी की बात आती है, और जब आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी, तो उस समय पे क्या है कि आप दूसरे सारे आर्ग्यूमेंट्स को कमजोर वैसे ही साबित कर देते हो। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जो होती है, ठीक है, आप जब मैकियावेली के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग योर इंटरेस्ट। तो उस तरह से क्या है कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया 74 में, पार्शियली सक्सेसफुल रहा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम दिया गया। स्माइलिंग बुद्धा क्यों कहा है, तो वो भी सीधी चीज बता रहा हूं। हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम शांति के लिए हथियार बना रहे हैं। शांति के लिए कभी हथियार बनाए जाते हैं क्या? नहीं। ठीक है, हथियार तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर क्या है, देयर आर माइनर डिफरेंसेस अमंग दी पॉलिटिकल, और अब इस टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो एजिटेशंस वगैरह चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या है, आपको माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे उनके ओपिनियन में अबाउट हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे कंडक्ट किए जाए, क्या फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होना चाहिए। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, कुछ पॉइंट्स कॉमन कंसेंसस बिल्ड करते हैं। तो बट in spite of all these, ठीक है, in spite है, but in spite of all these, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries and on question of the national interest। ठीक है, तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस होते हैं और वो होना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आप जैसे देखोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स में जितनी भी पार्टीज थी वो सब कुछ मुद्दों पे, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात हो गई, या फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती, तो इन पे कॉमनली बिल्डअप कंसेंसस रहते थे। तो ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो इससे हर पार्टी को चलो एक चीज तो समझ में आई कि जो भी है, चाहे गवर्नमेंट ने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया हो, लेकिन इससे हम क्या है कि हम हमारी जो बाउंड्रीज थी, जो थ्रेट था, उसको हम थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं कि चाइना न्यूक्लियर वेपन बन के बैठा था हमसे 10 साल पहले ही। ठीक है, तो हमें ये जरूरी था कि हम भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन को पोजेस करें, ताकि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बना रहा है। अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में अगर चीजों को समझे, तो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा रहा है, मैंने आपको पॉलिसी बता दी कि हमने क्या 74 में वेपन एक्वायर कर लिए। ठीक है, अब उस बीच में क्या है, जैसे इंडिया ने एनपीटी साइन करने से मना बोल दिया था। 1968 में एनपीटी जो है वो प्रपोज की जाती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के द्वारा। हमने मना बोला, हमने क्या बोला, ठीक है, इश्यूज एसोसिएटेड विद समझते चलना, हमने बोला कि भैया ये डिस्क्रिमिनेटरी है। फिर उसके बाद में क्या है, वी हैव कंडक्टेड आवर फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974, स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 1, अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी 1995। ये जो एनपीटी है ना 68 में प्रपोज की गई थी, 70 में जैसे लागू हुई, तो ये कब तक के लिए थी, पहले 1995 तक के लिए थी, कि 1995 तक कोई भी दूसरा कंट्री जो है, जो एनपीटी साइन कर रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया उन्होंने, इसको उन्होंने इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। और 1996 में क्या आता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आती है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब क्या है, इसमें चाहे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चाहे ना हो, कैसे भी हो, मतलब ये भी लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी ऐसी है ना कि आपने हथियार बना के रख लिया और बोल दिया कि मतलब आपने उस तरह से कि आपने फटाके फोड़ के चेक करके देख लिया, अच्छी आवाज कर रहे हैं, अब आपने बोल दिया अब नहीं फोड़ेंगे हम, लेकिन वो फटाके तो रखे हैं, तो जरूरत पड़ेगी जब आप फोड़ सकते हो, तो ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये क्या बोलती है कि कॉम्प्रिहेंसिवली अब किसी भी प्रकार का टेस्ट कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जो वेपन है वो तो आपके पास रखे ही रहेंगे ना। तो ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है। समझ में आया, इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करने से भी मना कर दिया। ठीक, अब देखो क्या है, आपको एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, क्योंकि आगे एनएसजी की जब बात आएगी तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसने एनपीटी साइन करी ना, उस कंट्री को क्या है, एनएसजी ग्रुप में सदस्यता दे दी जाएगी। एनएसजी क्या है सर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ठीक है, एनएसजी जो है, तो एनएसजी का मतलब है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ये क्या है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जो देश इस सप्लाई ग्रुप का पार्ट है, और अधिकतर कौन, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और वो स्टेट्स हैं जिन्होंने एनपीटी साइन करके रखी। तो एक क्राइटेरिया ये है कि जिसने एनपीटी साइन करी है वही एनएसजी का मेंबर बनेगा। एनएसजी का मेंबर हो तो आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब देखो, न्यूक्लियर यूज की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ हमेशा हथियार बनाने के लिए नहीं रहता है, पीसफुल पर्पज से भी टेक्नोलॉजी हो गया, तो जिससे एनर्जी वगैरह बनाया जा सके। ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह की अवेलेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो एनएसजी के मेंबर कंट्रीज है वो आपस में क्या खूब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें खूब ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जो एनएसजी का मेंबर नहीं है,
एनर्जी का मेंबर कौन नहीं है? तो सारे देश नहीं, कुछ 44 कंट्रीज ही हैं, लेकिन इंडिया बनना चाहेगा क्योंकि इंडिया पीसफुल पर्पस के लिए भी तो चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हमारे यहाँ, ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस करें। लेकिन इंडिया को एनर्जी में मेंबरशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? चाइना क्या बोल देता है कि भैया ये एनपीटी का मेंबर नहीं है। चाइना भी तो नहीं है एनपीटी का मेंबर, तो चाइना तो पहले ही न्यूक्लियर वेपन बन चुका था एनपीटी साइन करने से पहले। समझ में आ रही है कहानी? तो उसके चलते क्या है, इंडिया को एनर्जी में मेंबरशिप नहीं दी जाती है, लेकिन इंडिया मांगता है, और यूएसए वगैरह तो सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन मना कौन कर देता है? मना चाइना कर देता है। चाइना बड़ा बदमाश है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का एंगल ध्यान रखना, भी आगे पढ़ेंगे हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रहा, तो वी रिफ्यूज टू साइन एनपीटी। क्यों? समझ में आता है आपको, ठीक है। हमने हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो कंडक्ट किया 74 में। वी हैव अपोज्ड द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। 1995 में आके क्या बोल दिया कि अब से एनपीटी इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो गया, मतलब अब हथियार जो अभी तक न्यूक्लियर वेपन ले चुके स्टेट, उनके अलावा कोई बनाएगा ही नहीं हथियार, ठीक है। तो हमने उस चीज को भी अपोज किया। ये तो आप अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी लाए, जो दिखाने में ऐसी है कि अब तो हम भी टेस्ट नहीं करेंगे, आप भी टेस्ट करना बंद कर दो, तो दिखने में अच्छी है कि आप भी टेस्ट नहीं करोगे, लेकिन आप तो बना के बैठे हो ना हथियार, ठीक है। तो वी हैव अपोज्ड दिस आल्सो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी को भी साइन करने से हमने मना बोल दिया। आगे ना समझ में इसके साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं, तो अब आप जैसे देखोगे कि इंडिया ने जब हथियार बनाया, डर किसको लगेगा? स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब से क्रिटिसाइज करा है, इन्होंने हथियार बना लिए, सैंक्शन लगाओ, ये वो सैंक्शन लगाए भी गए, बाद में अपलिफ्ट भी कर लिए गए। अब उन्हें, क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं करना, हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो पाकिस्तान तो मरते दम तक नहीं करेगा एनपीटी साइन। पाकिस्तान ने भी काम क्या चालू कर दिया? न्यूक्लियर वेपन बनाना चालू कर दिया। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाना चालू कर दिया। लेकिन अब देखो वर्ल्ड वाइड हम कभी भी क्या है, जैसे आप देखोगे तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट ये भी रहा कि हम एटमॉस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी रही है, अब देखो हर चीज क्या स्ट्रेटेजिकली डिफन होती है, ऐसा नहीं कि हम मतलब बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र है, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट वैसा करते हैं, ठीक है। तो क्या पॉलिसी रही इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की? वर्ल्ड वाइड माहौल जो पैनिक है, टेंशन है, वो क्लियर ना हो, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन की तरह हमने रिएक्ट करते हुए, ठीक है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन कंट्री की तरह रिएक्ट करते हुए, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोफेसर्स नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नो फर्स्ट यूज क्या है? तो हमने हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के चलते क्या आर्गुमेंट दिया कि एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्रिएट करेंगे हम, कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास है, तो चाइना ऐसा नहीं है कि हमें डराएगा, एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। और हमने हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में एक पॉइंट जो डाला है वो क्या है? नो फर्स्ट यूज का। नो फर्स्ट यूज मतलब कि हम कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे ही नहीं। सपोज हमारी इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, तो हम पहला इंसान नहीं होंगे जो न्यूक्लियर वेपन दागे, ठीक है। आप न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हो हमारे ऊपर, क्योंकि आपका कोई नो फर्स्ट यूज नहीं है, लेकिन आपने न्यूक्लियर वेपन दाग दिया, उसके बाद जरूर हम भी दाग देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमने कि पहले हम नहीं मारेंगे, बोलते ना पहले तू मार, तो उस तरह से ऐसा है कि हाँ पहले आप, अगर आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास भी रखा है, हमने चूड़ी नहीं पहन के रखी है। तो हमने इस तरह से हमारी पॉलिसी में क्लियर कर दिया। एंड reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapon फ्री वर्ल्ड। तो ये उस तरह से बताता है कि हाँ हमारा कमिटमेंट है कि ग्लोबल, वेरीफाइबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो। अगर आप वर्ल्ड वाइड सभी अगर ऐसा बोल रहे हैं कि चलो सभी न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देते हैं, तो हम भी खत्म कर देंगे। तो हमने ये कमिटमेंट दी है हम कि डिस्क्रिमिनेटरी तरह से अगर आप खत्म करोगे कि कुछ स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन रहे, कुछ के पास नहीं रहे, तो उस चीज में हम आपके साथ नहीं देते हैं। अब देखो ये आप देखो थोड़ा सा बताया गया, पोखरण वगैरह में टेस्ट हुआ तो पूरी जमीन हिल जाती है, ठीक है। तो भूकंप वगैरह उस तरह की स्थिति हो जाती है। आप यहाँ जैसे देखोगे तो ये समुद्र वगैरह में भी कहीं टेस्ट अगर होता है तो इस तरह से क्या है कि माइनर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं और अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो रही है। तो और इसी चीज को अगर जब किसी कंट्री के ऊपर गिराया जाएगा तो सोच लो क्या हर्ष होगा, ठीक है। अब ये अपडेटेड पार्ट कुछ जो है इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, तो आपको एडिशनल मटेरियल में जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, तो जिसमें एडिशनल टॉपिक्स में आपने फॉरेन पॉलिसी के सारे कंपोनेंट समझ लिए चैप्टर के अंदर के, ठीक है। और क्या एडिशनल टॉपिक्स हैं, तो इंडिया का जो रिलेशन है देशों के साथ में वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और एक और जो पार्ट ऐड हुआ था तो न्यूक्लियर पॉलिसी का कुछ अपडेटेड स्टडी मटेरियल दिया है। अब उसमें कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, मतलब ऐसा है कि उसमें गवर्नमेंट ने अपना एक वो ऐड कर दिया है, अपना एक पुश लगाया है। तो वो क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड whose clear impression is reflected in the policy of no first use। हम नो फर्स्ट यूज की बात कर रहे हैं, तो जिससे समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बढ़िया है, हम उसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, नो फर्स्ट यूज का प्रोविजन रख लिया है, ठीक है। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, लेकिन ये जो नो फर्स्ट यूज का प्रोविजन है ना, अब वो डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कभी कभी कुछ मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसके चलते क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज made it clear that the policy of no first use can be reviewed and change in consonance with India's regional and national security। तो हमने क्या बोल दिया कि देखो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, इंडिया जो बदलती सिक्योरिटी चैलेंजेस है, टेररिज्म वगैरह ये वो, ठीक है, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, टेंशन जो डेवलप होता है, तो कभी कभी क्या है ये नो फर्स्ट यूज को लोग फॉर ग्रांटेड लेते कि हाँ वो तो कभी हथियार का इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो हमने क्या है थोड़ा सा एक लोगों को कंफ्यूज करने के हिसाब से स्टेटमेंट जो है वो क्या देके रखा है कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसका ये कहना है कि नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड एंड चेंज इन कंसोनेंस विद इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब हमने बोला कि ये बदल भी सकता है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी उस तरह से। आपका क्या ओपिनियन है कि इस तरह का स्टेटमेंट देना, ठीक है, सही है या गलत है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ये अपडेटेड पार्ट जो तो गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि इस तरह से इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट ये भी है कि क्या है, ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, इट कैन बी change in consonance with the India's regional and national security. Fine. In addition, India is committed to ensuring its membership in nuclear supply group. अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है तो उसमें इंडिया की मेंबरशिप नहीं है, कारण कि इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया पुश कर रही है अपने आप को किस चीज के लिए कि हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, ठीक है, जिसका प्रोविजन बहुत अच्छा है नो फर्स्ट यूज, लेकिन हमें एनपीटी को साइन नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। एंड अपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक सीटीबीटी एंड एनपीटी, और सीटीबीटी एनपीटी हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि अनजस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये पूरी कहानी रही है, ठीक है, ये पूरी कहानी रही है किस चीज की, तो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की। अब देखो चैप्टर खत्म हो गया क्या, जी हाँ बुक में खत्म हो गया है, लेकिन एक शिफ्टिंग अलायंस वाला टॉपिक है उससे और डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। और लास्ट में जो एडेड टॉपिक है तो इंडिया के रिलेशन मेजर नेशंस के साथ में, तो मेजर नेशंस के साथ में खैर वो उसी वीडियो में बताऊंगा मैं कि हमें एडिशनल टॉपिक में सिर्फ इजराइल पढ़ना है, बाकी जो और कंट्रीज हैं वो आप पढ़ चुके हो, कैसे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको वेबसाइट पर जाने के लिए सिंपल गूगल पर सर्च करना होगा magnetbrains.com, वहां पर सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। वेबसाइट क्लिक करेंगे, सारी क्लासेस आपके सामने आएंगी, ठीक है। आप जिस भी क्लास में उस क्लास को सेलेक्ट करो, क्लास को सेलेक्ट करते से ही आपके सामने उस क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते से उस सब्जेक्ट का चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ आ जाएगा। फिर क्या है, फिर आराम से घर बैठे सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।